हिंदी के सभी जिज्ञासु श्रोताओं का पहल के इस मंच से भूरी भूरी स्वागत। जिसकी प्रतीक्षा थी उस शीर्षक को हम लेने जा रहे हैं और हमारा आज का शीर्षक है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक है, ये हमारे आज का शीर्षक है। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है आ। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी ई, है ना। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है आ, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ी ई, और दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा ऊ, और दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ी री। इससे बड़ी री जो है ये केवल संस्कृत शब्दों में ये संधि देखी जाती है, संस्कृत में देखी जाती है। हिंदी में इसका अस्तित्व नहीं है। कई बार हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जो आ है, ई है, ऊ है, इसको दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा, ठीक है। और जब हम संधि करते हैं तो बड़ी मात्रा आ जाती है, उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि का हमारा इससे संबंधित पहला नियम है, पहला नियम ले रहा हूँ मैं, वो है अ धन अ, ये दोनों मिलके बनते हैं आ। ये हमारा पहला नियम है, ठीक है। ये पहला नियम है। हम इसी पहले नियम को हम आपके सामने रखते हैं। बाकी नियमों को बारी बारी से लेंगे आपके समक्ष और सबका समाधान करेंगे। देखिए, पहले नियम के तहत हमारे पास शब्द हैं। पाणिनि के परंपरा में वरदाचारी हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में दैत्य धन अरि को दीर्घ संधि का पहला उदाहरण बताया है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए। दैत्य है, दैत्य में त्यों में अ है, फिर अरि में जो अ है, ये दोनों आमने सामने हो गए। और हमारा नियम कहता है अ मिलके आ होता है, तो इन दोनों को मिला के हमें क्या करना है, आ करना है। देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण में हमारे पास अक्षरों की ये स्थिति विद्यमान है, दैत्य, आ और री। इन सबको मिलाओगे तो क्या बनेगा, चौथे चरण में क्या बन जाएगा, त्य का य जो है आ से मिला तो क्या बन गया, दैत्यारी। इसी तरह से देह धन अंत आपको बनाना है। इसी तरह से स्वधन अनुगत, इसी तरह से स्वधन अंतःकरण, इधर से इन सब में ऐसे हजारों शब्द मिल सकते हैं आपको। इन सब में आपको क्या करना है, इसी क्रम से आपको देहांत, स्वानुगत, स्वांतःकरण, पर्वतानुगमन, इस तरह के शब्द बन के तैयार होंगे। तो ये पहला नियम और ये आपके इतने सारे उदाहरण। अब हम लेते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, अ इधर हो और यदि आ उधर हो तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। ये दूसरा नियम है, ठीक है। तीसरा नियम हमारा है अ के स्थान पर आ इधर हो, अ इधर हो, तभी ये दोनों मिलके आ बनाते हैं। और लगे हाथ चौथा नियम भी ले लेते हैं हम। यदि आपके पास आ है और फिर आ है
ये दोनों मिलके भी आ का निर्माण करते हैं। इस तरह से दीर्घ संधि के पहले चरण में हमारे पास 4 नियम हैं। इन चारों नियमों को आप बताएंगे, मैं शब्द लेने जा रहा हूँ। ये तो हो गया पहले, ये जितने भी शब्द थे ना, ये सब पहले नियम के शब्द थे अभी जो बनाया आपने। अब हम दूसरे को, तीसरे को, चौथे को अलग अलग इसके उदाहरण लेंगे हम, फिर आपसे पूछेंगे कौन सा नियम कहाँ लग रहा है, फिर आप बना के बताएंगे। तो इसके उतार लीजिए पहले से। दैत्य धनेरी दैत्यारी, दे धनंत देहांत, स्वधन अनुगत स्वानुगत, स्वधन अंतःकरण स्वांतःकरण, पर्वत धन अनुगमन पर्वतानुगमन। मैं इसे बना भी देता हूँ, देखिए। देहांत यानी मृत्यु, स्वानुगत अपने अंदर का, स्वानुगत, स्वांतःकरण अपने मन के अंदर, स्वांतःकरण। यह है पर्वतानुगमन, पर्वत के पर्वतानुगमन, इस तरह से। तो ये 4 नियम हैं। इन चारों नियमों को ध्यान से देखिए और इसके आधार पे इन शब्दों को बनाइए और हमें बताइए। चलिए, मैं पहला नियम बताने के बाद मैं दूसरे नियम पे, तीसरे नियम पे, चौथे नियम पे भी आएंगे हम, और आपको बताना है कि कैसे बन रहा है। अब तो नियम संख्या बताइए किसमें कौन सा लागू होता है। देखिए, हम ले रहे हैं एक शब्द, इसका नाम है विद्या धन अर्थी। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो मैंने बाद वाले शब्द लिखे हैं वो इसी रूप में सही है, इसमें कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, आपको भ्रांत नहीं होना है। आयत्त का मतलब होता है अधीन। आयत्त का क्या अर्थ है? दोनों का अधीन। और आसक्त का अर्थ है किसी काम में लगा हुआ, और असक्त का मतलब होता है अक्षम। अब देखिए, आप जब ये दोनों जब मिल जाएंगे ना, मिलने के बाद दोनों का रूप एक जैसा हो जाएगा। तोड़ते समय पता नहीं चलेगा कि हम असक्त में तोड़ें कि आसक्त में तोड़ें। तो आसक्त नाम का कोई शब्द है ही नहीं, ये जो शब्द है ना आसक्त, कोई है ही नहीं, इसलिए ये सही है। और असक्त लिखोगे तो वो शब्द नहीं होता है, असक्त नाम का कोई शब्द सार्थक है नहीं, इसलिए हो नहीं सकता। तो देखिए, इसको सबको जोड़िए, बनाइए, और ध्यान रखिए जो शब्द तोड़े गए हैं कैसे तोड़े गए हैं उसको ध्यान से देखिए। आप नंबर बताइए। मैं एक बार इन सारे 7-8 को हटा देता हूँ। मैं 7-8 को, 6 को, 5 को, 3 को, 2 को हटा दिया मैंने। अब हमें देखना है विद्यार्थी में कौन सा नियम लग रहा है? आ और अ का। आ और अ का, इसमें नंबर लग रहा है 3। ये देखिए, आ वाला नियम कौन सा है? आ नियम 4 है, तो इसमें लगाएंगे हम 4। अ और आ का नियम कौन सा है? अ और आ का नियम है 2, ये हमने लगाया 2 नियम। प्रधनाचार्य में कौन सा नियम है? यहाँ भी 2 है। कर्मधारायत्त में कौन सा? यहाँ भी 2 है।
इसमें भी 2 नंबर नियम लग रहा है। इसमें कौन सा नियम लग रहा है? 2 नियम लग रहा है। इसमें कौन सा लग रहा है? अ है, यानी इसमें पहला नियम लग रहा है। ठीक है ना? तो हमारे उदाहरण में 1, 2, 3, 4 ये सारे नियम हमारे इस उदाहरण में लग रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये बनता है। ये बनाना हमेशा सहज रहता है बच्चों के लिए, लेकिन एक बार शुरुआत तो सहज से ही करेंगे, क्लिष्टता की ओर बाद में बढ़ेंगे। असल में क्या यही बात आगे क्लिष्ट हो जाती है जब ये जुड़ जाते हैं। अब आपको ध्यान रहता नहीं है कि अ में तोड़ें कि आ में तोड़ें, यही इसकी क्लिष्टता है। आप समझ ना, रहस्य बता रहा हूँ मैं आपको। इसके जुड़ने के बाद इसमें जो असक्त है, असक्त में नहीं तोड़ के आसक्त में तोड़ रहे तो गलत हो रहा है। आप इसको आसक्त में तोड़ेंगे तो सही होगा और असक्त में तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान नहीं रहता है। यही इसका अग्रिम स्तर है, यही इसका कठिन स्तर है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जिस रास्ते गए हैं उसी रास्ते हमें वापस आना होता है। तो मैं इन सब को हटा रहा हूँ। दीर्घ संधि का जो अ से संबद्ध बात थी वो हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ आपको करने के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जो आप करेंगे। ये हमारे उदाहरण हैं। और अपना जो नियम है, मैं पहला नियम लेता हूँ। देखिए ई मिलके क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। तीसरा नियम है बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी क्या बनाएंगे? तो ये ई बनाएंगे। और चौथा नियम है ई बड़ी हो और दूसरी तरफ भी ई बड़ी हो, दोनों मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। ये नियमों का एक और चक्र पूरा हुआ। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 नियम। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 नियम हैं ये। वही अ वाला नियम ही यहाँ पे आया हुआ है। तो अब यदि नियमों की बात करें तो 4 नियम वो थे। ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है और ये 8वां है। तो यहाँ पे देखिए अभिधन इष्ट में कौन सा नियम लगेगा? इसमें पहला नियम लगेगा। अभिधन इप्सित में कौन सा नियम लगेगा? इसमें 6ठा नियम लगेगा। पहला नहीं, 5वां लिखते हैं इसको। चलिए 5वां लगेगा। इसमें क्या लगेगा? 6ठा लगेगा। प्रतिधन इच्छा में कौन सा नियम लगेगा? इसमें भी 6ठा लगेगा। अभिधन इप्सा में कौन सा नियम लगेगा? इसमें भी 6ठा नियम लगेगा। लक्ष्मी धन इच्छा में बड़ी ई है, छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ये रहा 7 नंबर, तो यहाँ पे 7 नंबर नियम लगेगा। गौरी धन यहाँ में ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, इसमें 8 नंबर नियम लगेगा। और नर्तकी धन यहाँ में भी बड़ी बड़ी हैं दोनों, इसलिए कौन सा लगेगा? 8 लगेगा। तो अपन ने देखा 5, 6, 7, 8 इन नियमों से ये शब्द बनेंगे। तो इन नियमों को ध्यान रखिए, इनको बनाइए। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए अभिधन इष्ट जो है ना, ये बनेगा इस तरह से, अभिष्ट। दूसरा है अभिधन इप्सित, ये बनेगा अभिप्सित। फिर है प्रतिधन ईक्षा,
इससे बनेगा प्रतीक्षा। अभिधनिप्सा आप स्टेप करें, चाहे एक बार में बनाए चाहे जैसे भी बनाए, ये बन रहा है आपका अभिप्सा। लक्ष्मी धन इच्छा में जो है ना, लक्ष्मी का जो बड़ी ई है वो इच्छा के ई से मिलके लक्ष्मी इच्छा ऐसा शब्द बनाएगा। गौरी धन इहा मतलब गौरी की इच्छा, तो गौरी में बड़ी ई है, इहा का बड़ी दोनों मिलके बन गया गौरीहा। नर्तकी इहा नर्तकी की इच्छा, तो यहाँ पे नर्तकी में जो क में बड़ी ई है उस ई में इहा का ई मिल गया तो बन गया नर्तकीहा। इस तरह से शब्द हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए नियम यही है, इस नियम से हमने इसको बनाया। अब ये जो शब्द हैं ये नए नए शब्द का निर्माण देखिए। अब इसके बाद एक और नियम है ऊ वाला, ऊ मिलके अब इसमें क्या होगा, चार चार नियम शामिल हो जाएंगे। ये नियम हो गए। अब हम लेते हैं अगला नियम, फिर तीनों नियम को मिला के फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे। हमारा अगला नियम है ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, पहला नियम। फिर हम दूसरा लेंगे ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, दो नियम। ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तीसरा नियम। और अंत में बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये चार नियम अ जैसे ई जैसे ये आ गया है ना। अब इसके शब्द देखिए आप, आपको बताना है। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 नियम थे वो, हम इसको कहेंगे 9वां नियम 9, इसको कहेंगे 10वां, इसको 11वां, इसको 12वां नियम हम कह रहे हैं। अब कौन से शब्द में कौन सा नियम लग रहा है आप नंबर डालेंगे हमारे लिए। देखिए भू धन ऊष्मा, इसको आप बनाएंगे और नंबर देंगे। इस तरह से सरयू धन ऊर्मी, चमू धन ऊर्मी, विष्णु धन उत्सव, धन उदय, गुरु धन उपदेश, शत्रु धन उद्धार। भगवान शत्रु का उद्धार किया करते थे अपने। तो चलिए इस हिसाब से हम नंबर देते हैं। देखिए हम नंबर देंगे पहले वाले को 12 नंबर, समझना है पहले, जल्दीबाजी नहीं, समझ के चलो आप। जिंदगी भर के लिए ये चिन्ह आपके, ये बातें आपके अंतर मन में बैठ जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसको हम देंगे, ये भी बड़ा हुए तो कौन सा नियम लगेगा, ये 12 नंबर। इसमें बड़ा हुआ है तो ये 12 नंबर। छोटा ऊ ये 9 नंबर। छोटा ऊ 9 नंबर। छोटा ऊ 9 नंबर। शत्रुधन उद्धार 9 नंबर। इसमें 10 और 11 के उदाहरण नहीं है। 10 और 11 के उदाहरण हम अलग से ये देखिए, गुरु धन ऊर्जा, भू धन उन्नति,
सुधन उक्ति। देखिए गुरुधर ऊर्जा में 10 नंबर नियम लग रहा है। भूधन उन्नति में बड़ा ऊ है छोटा ऊ है, ये 11 नंबर नियम लग रहा है। सुधन उक्ति में वापस से देखिए 9 नंबर नियम लग रहा है। शत्रुधन ऊर्जा में वापस से छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये 10 नंबर नियम लग रहा है। इन सभी शब्दों को अब हम निर्मित करेंगे। आपने बना लिया होगा, बनाइए, सबको बना के बताइए। भूलना नहीं है कि 2 अक्षर मिलके एक शब्द में परिणत होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। 2 को मिला के एक में परिणत करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा होगा, क्या होगा, इसमें जो बात लिखी गई है, महत्वपूर्ण बात ये है, जो आप यदि ध्यान में नहीं रख पाए तो बहुत आपको पश्चाताप होगा। मैंने जो छोटा ऊ है उसको छोटे में लिखा है, क्योंकि जितने विच्छेद हैं सब शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। इनके मिल जाने के बाद पता ही नहीं चलेगा छोटा ऊ कौन है, बड़ा ऊ कौन है। और यही हमारी समस्या का अगला जो है पड़ाव है। हमारी जो क्लिष्टता है संधियों की, उसका अगला पड़ाव यही है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ का हमें पता नहीं चलता है। जब हम तोड़ते हैं तो पता नहीं चल पाता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जब हम लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सा छोटा है। ज़्यादा नहीं, देखिए ये देखिए, ऊर्मी, ऊष्मा, ऊर्जा। मैं एक और लेता हूँ, सुष्ठु शब्द है, और ऊतक कहते हैं टिश्यू को। टिश्यू होता है ना शरीर में, उसको कहते हैं ऊतक। अब ये छोटा ऊ बड़ा ऊ से कौन सा नियम लग रहा है? छोटा, ये 10 नंबर नियम लग रहा है। इन सबको, इसका मतलब ये हुआ ऊतक, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ये सारे के सारे शब्द बड़ा ऊ वाले हैं, बाकी सब के सब छोटा ऊ वाले हैं। इसको देखिए, बनाइए इसको, फिर हम इसका समाधान कराते हैं। कोशिश कीजिए। ये कोई क्रमांक नहीं है, ये नियम संख्या, इस पे ये नियम लग रहे हैं। तो ये दोनों को मिला के यहाँ पे हम बनाएंगे शब्द क्या? भूष्मा। क्या बना? भूष्मा। भूष्मा का मतलब धरती की गर्मी। धरती में जो गर्मी है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? भूष्मा। सरयू उर्मी। सरयू एक नदी है जो नेपाल से बह के आती है और यह अयोध्या में बहती है। तो सरयू में जो तरंगे हैं उसे कहेंगे सरयू उर्मी। ये क्या हो जाएगा? दोनों ऊ मिलके क्या बनेगा? सरयू उर्मी। चमू उर्मी। बहुत बड़ी सेना चली आ रही हो, अपने महाभारत वगैरह में देखा था, सेना की तरंगे चलती थीं, ऐसा लगता था तरंगे चली आ रही हैं, हिलती हुई सेना, गति करती हुई। चमूर्मी का मतलब चमू की तरंगे। चमू का मतलब होता है सेना, सेना की तरंगे। तो ये दोनों शब्द मिलेंगे तो बनेगा चमूर्मी, ये बनेगा। और विष्णु उत्सव को मिलाओगे आप तो बनेगा विष्णु उत्सव। विष्णु उत्सव, विष्णुदय, बहुत सरल शब्द है, विष्णुदय। ये सब चीज़ें हम रोज नहीं करते हैं, इसलिए हमारी आदत में नहीं है और गलती हो जाती है। और जैसी थोड़ी गलती होती है आपका सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है, इसलिए सावधानी से करने की आवश्यकता है। अब देखिए, गुरुपदेश आपको बड़ा अटपटा लगेगा। गुरुपदेश ऐसा लिखा जाएगा, गुरुपदेश। क्यों? कि ये जो आपका ऊ है ना, ये छोटा ऊ है, ये छोटा, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन गया। ये बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाता है, र में बड़ा ऊ को हम ऐसे मिलाते हैं। ये तो एकदम सरल है। शत्रुद्धार, त्र में जो ऊ है उसको बड़ा कर दिया, बाकी अक्षरों को हमने यथावत उतार दिया। शत्रुद्धार, शत्रु का उद्धार।
ये होगा गुरु की ऊर्जा, गुरु ऊर्जा। ये आएगा भून्नति, भून्नति, ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। ये बनेगा सूक्ति, ये बनेगा शत्रु ऊर्जा, और ये बनेगा सुष्ठु ऊतक, यानी अच्छा टिश्यू, अच्छा टिश्यू। शरीर का जो ऊतक है उस ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुष्ठु ऊतक। अब ऊतक में तो डबल तो नहीं होता है। विज्ञान की किताब में यदि ऊतक लिखा हुआ है तो वो गलत है, ध्यान रखना। विज्ञान में किताबें कई जगह जो है ना, एनसीईआरटी के अतिरिक्त जो किताबें हैं उसमें ऐसी गलती प्रायः मिलती है। डबल तो नहीं है, ऊतक कोई शब्द नहीं होता, ऊतक है ना। तो कोशिका के बाद जो बड़ी इकाई है शरीर की, टिश्यू, उसके लिए ऊतक शब्द का प्रयोग होता है। तो ये आपने देखा कैसे हमने 9 नंबर के 3 प्रयोग, 4 प्रयोग, 10 नंबर के हमारे पास प्रयोग हैं 1, 2, 3, 11 नंबर के हमारे पास प्रयोग हैं एक ही प्रयोग है 11 नंबर का, बुधन उन्नति, और 12 नंबर का प्रयोग हमारे पास है 1, 2, 3, और ये 3 प्रयोग हैं 12 नंबर के। इस तरह से हमने सारे अ से संबंधित, ई से संबंधित और ऊ से संबंधित सभी प्रयोगों को आपके सामने रखा। अब देखें इसको यदि हम शॉर्ट में लेते हैं, सारे नियम हो गए भाई स्वर संधि के, दीर्घ संधि के। तो देखिए यदि हम शॉर्ट में लेना चाहते हैं तो ऐसे लेंगे, अ प्लस अ और आ, ये जब भी आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ये जब भी आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। ये जब भी आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, ऊ बनाएंगे। अभी तक जो मैं व्याख्या कर रहा था वो सारे रूल्स ये थे। अब मैं पीछे लिखा हुआ है ही, मैं इनसे संबद्ध शब्दों को ले लेता हूँ, फिर आप हमें बताएंगे। थोड़ा सा मैं इसको कठिन कर रहा हूँ। प्रांगण, स्वांतः,
ऊ से बनने वाले शब्द देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 लेते हैं हम। सू तक ले लेते हैं, सू धनु तक, सू तक 17। तो 17 17 75 से एक प्रश्न 6 अंक का है। आप इसको बनाइए और कोशिश कीजिए कि आपका जो नंबर है ना वो कम से कम 100/100 आ जाए। तो ये 100/100 नंबर लाने के लिए आपको अभी ये नियम लिखा हुआ है, नियम के अनुसार चलना है, तोड़ना है। इसलिए हम 100 में से 100 की आशा कर रहे हैं आपसे। जब नियम नहीं होगा आपको कल्पना करनी पड़ेगी, अक्षरों को तोड़ना करना पड़ेगा, तब हो सकता है 100 में से 100 नहीं आए, लेकिन अपना टारगेट 100 में से 100 ही रखना है। तो आइए, मुझे उम्मीद है आप इसको बढ़िया से करके 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे। तो सबको सॉल्व करते एक बार शुरू कीजिए। इनको सबको कीजिए। मैं तब तक दीर्घ संधि से संबद्ध एक और चीज़ ले लेते हैं, जिससे फिर आपको परेशानी नहीं होगी।
जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो पहला जो मैंने आपके सामने कराया, मैं कराता गया करता गया, वो था सामान्य 50% वाला। हमने गणित निकाला था ना, एक तो होता है 50% वाला जो थोड़ी देर पहले किया आपने, एक है 30% वाला जो आपके सामने मुंह बाए खड़ा है, इसको सही करना है। ये तब आएगा जब आपको पिछला आता हो। और जो बचा 100% करने के लिए, और कितना बचा 20% और बचा। 20% की जो संधि है वो सारी संधियां ये रहीं। जो विद्यार्थी सरल वाला 50% कर लेता है, जो विद्यार्थी उस सरल के आधार पे इन क्लिष्ट को कर लेता है, जिसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ का चक्कर नहीं पता रहता है, तो वो दूसरा चरण पार कर लेता है, 30 वाला। अब जैसे मैं देता हूँ एक शब्द, जैसे हमारे पास शब्द है फणींद्र, शब्द लेता हूँ मैं, फणींद्र। अब फणींद्र का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो फणींद्र को वापस शामिल कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो फणींद्र हो गया। तो ये सारा जो है ना, ये क्लिष्ट वाला है। और जो हम पहले वाले पेज पे बता चुके हैं आपको, ये जो हमने बताया ये सरल वाला है, नियम देखा, इसको बनाया। इससे पहले ई वाला देखिए आप, और अ वाला देखिए, अ से संबंधित ये नियम है, ये सरल वाला था। इसके बाद आप ई से संबंधित आते हैं, ई का ये नियम है, इसके आधार पर हमने ये शब्द बनाए, ये सरल वाला है। और जैसे हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कठिन बन जाता है ये। और इसी तरह से ऊ वाला देखेंगे तो ऊ की वजह से ये जो नियम बन रहे हैं ये सरल वाले हैं, क्योंकि नियम देख के बन जाते हैं, नियम देख के जुड़ जाते हैं, सरल हो गया। अब सरल के बाद जो कठिन लेवल है वो ये है। इन सब को मैंने मिला दिया, मिला के रख दिया, फिर आपसे तोड़ने के लिए कहा, ये कठिन वाला है। और ये जो वाला है ना, ये 20% जो आता है, ये और भी कठिन है, ये अपवाद है। ये सब क्या है, पूरा का पूरा अपवाद है, ये अपवाद है। तो दो सामान्य के बीच में एक अपवाद डाल दे तो पकड़ में नहीं आती चीज़ की क्या लिखा हुआ है। तो आइए इनको करते हैं सबको, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको दीर्घ संधि कितनी समझ में आई है। दीर्घ संधि का पूरा खाका, कुछ भी बाकी नहीं है, शानदार ढंग से दीर्घ संधि आपके समक्ष है। इसको करो आप, उसको भी करने का प्रयास करो, अपवाद को। अपवाद यदि आपको याद होगा तो कुछ करिए, याद नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे क्या है। तो पूरी संधि आपके सामने आ गई, देखी जाए तो ये इन नियमों को हम हटा देते हैं। ये नियम पहले भी आ चुके हैं और हम इसका समाधान करना शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों का हो गया होगा। अब आपको मिलाना है कि आपने जो बनाया है वो हमारे शुद्ध रूप से कितना मेल खा रहा है, उसे देखना है। तो देखिए प्रांगण का होगा प्र धन आंगन, शांत का होगा स्व धन अंतः, यातायात का होगा यात धन आ धन यात, कार्यंत्रक होगा कार्य धन अंतर, अपास्ता का होगा अप नाम का एक उपसर्ग है और अस्त नाम का एक शब्द है, अपास्त यानी समाप्त। अवाप्ति का विच्छेद होगा अवधन आपति। फिर वीक्षक को हम कैसे लिखेंगे, वीक्षक में हम वी लेंगे, फिर हम बड़ी ई लेंगे, वीक्षक ऐसे टूटेगा। अग्नितर, अग्नि का मतलब अग्नि से अलावा, अग्नि से इतर, 8 नंबर में इसको ले रहे हैं। अग्नि जो है ना वो छोटी ई होती है हमेशा,
और इतर जो शब्द है ना वो भी छोटी ई ही हुआ करती है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी की इच्छा 9 नंबर। तो लक्ष्मी शब्द हमेशा बड़ी ई के साथ लिखा जाता है, लक्ष्मी। और ईहा जो शब्द है ना वो भी बड़ी ई के रूप में लिखते हैं। लक्ष्मी जी की इच्छा, रति इच्छा, रति कामदेव की पत्नी है, उसकी इच्छा को हम कहेंगे रति इच्छा। रति धन इच्छा दोनों छोटे छोटे हो रहे हैं। और महिष जो शब्द है वो मही धरतीवाचक शब्द है। और ईश जो है ना ये आपका स्वामीवाचक शब्द है। तो ये अवाप्ति वगैरह हो चुका है, मैं उन चीज़ों को यहाँ और ले लेता हूँ। अब देखिए कैसे छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं और कैसे हम अपने नंबर स्वयं उसके कटाने की जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे फणिंद्र है, तो फणिंद्र जो शब्द है वो ऐसा बनेगा, फणि धन इंद्र। अब इसके पीछे एक कंसेप्ट है, वही मंत्री वाली बात आती है। आपको ध्यान हो तो कल वाले लेक्चर में हमने ये बताया था कि कैसे मंत्रिमंडल, शशि शेखर आदि शब्द बनते हैं। ऐसे ही फणी शब्द ई छोटी रहेगी, फणी बड़ी नहीं रहेगी। फिर इसके बाद इसका मेल होकर फणिंद्र बनेगा। इसके बाद हमारे पास शब्द है 12 नंबर का गुरुपदेश। तो ये ऐसा बनेगा, देखिए गुरु धन उपदेश। फिर आप अनुक्त लेंगे तो ये बनेगा अनु धन उक्त। सूक्ति में हमारा विच्छेद होगा सु धन उक्ति। भूर्ध जैसा कि थोड़ी देर पहले देखा था आपने, भू बड़ा होता है, ऊर्ध जो है वो बड़ा होके भूर्ध से मिलता है। लघुर्मी को देखिए, लघु धन ऊर्मी। सूतक का मतलब वो सूतक नहीं जो किसी के मरने पर घर में सूतक लगता है, या किसी शिशु के जन्मने पर घर में सूतक माना जाता, वो वाला सूतक नहीं है ये सूतक है। सु माने अच्छा, और ऊतक का मतलब होता है शरीर का अंग। कोशिका के बाद जो बड़ी इकाई है उसे हम कहते हैं ऊतक। वो उत्तक नहीं होता, ऊतक होता है। तो ये हमने क्या लिए, सारे जो आपको जो कठिन, तथाकथित कठिन, अब हम तथाकथित कठिन कहेंगे इसको, तथाकथित जो कठिन था उन सबको हमने यहाँ पे बता दिया। इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ का चक्कर रहता है, जो बड़ा है बड़ा है, जो छोटा है छोटा है। इसको सीख लेने के बाद अब आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए देखिए आप सारे शब्दों को ठीक से कर पाएँ परीक्षा में, इसके लिए जो अपवाद वाले हैं उसकी भी मैंने एक सूची बनाई है। और इस अपवाद में कुल शब्द कितने हैं देखिए, अपवाद में कुल शब्द हैं 18। अष्टावक्र, कुलटा, दीनानाथ, विश्वामित्र, मार्तंड, मनीषा, सकंधु, करकंधु और कलंक शब्द इसमें आए हुए हैं। तो दीर्घ संधि में देखिए ये जो अपवाद इसलिए कहा जाता है, अपवाद का मतलब तो देखिए हम लोगों ने अभी नियम देखा था, नियम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो नियम है ना, नियम आपका ये कहता है कि ई हो तो ई होता है, और एक नियम और कहता है आ हो आपस में तो आ होता है, और इसके अलावा एक नियम है ऊ हो तो बड़ा ऊ होता है। ये नियम है, ठीक है। और यदि ये नियम नहीं लग रहा हो तो उस अपवाद माना जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये देखिए कल धन आ है, ये आ है और ये आ है, दोनों को मिलके बनना चाहिए था क्या, कलांक बनना चाहिए था, पर ये कलांक बनता नहीं है।
ये बन जाता है कलंक। ये कलंक जो है ना, ये सही उत्तर है, कलंक शब्द गलत है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ होना चाहिए था, दीर्घ नहीं हुआ, इसलिए इसको अपवाद कहते हैं। शकंधु में देखिए अ मिल के आ होना चाहिए था, ये बनना चाहिए था क्या, शकांधु, शकांधु बनना चाहिए था, पर ये बनता नहीं। क्या बनता है, ये शकंधु ही बनता है, इसलिए ये अपवाद है। करकंधु में भी वही है, करकांधु नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो क्या होगा, बस इसमें संधि नहीं होगी, इसलिए इसको अपवाद कहा जाता है। तो करकंधु ये शब्द बनता है। मनसधनी सा है, इसमें क्या होता है, वैसे तो संस्कृत में इसे पररूप संधि कहते हैं। तो मनस में जो अस भाग है उसका हो जाता है लोभ, और फिर ईसा मिल जाने से बाद ये शब्द बनता है मनीषा, मनीषा ये शब्द बन गया। दोनों शब्द मिलकर बनाएंगे मार्तंड। विश्वामित्र का विच्छेद करेंगे विश्व, धनमित्र। दीनानाथ का विच्छेद करेंगे दीन, धननाथ। कुलटा का विच्छेद करेंगे कुल, धन, अटा। कुलटा का शाब्दिक अर्थ होता है भिक्षा या व्यभिचार के लिए जो अपने कुल खानदान को त्यागती है उसे कुलटा कहते हैं। मर्यादा का परित्याग करने वाली महिला को क्या कहते हैं, कुलटा। नकारात्मक शब्द है कुलटा। और कायदे से बनना चाहिए था कुलधन अटा, कुलाटा बनना चाहिए था। क्या बनाना चाहिए था, कुलाटा। कुलाटा कोई शब्द होता ही नहीं है, कुलाटा लिखेंगे गलत हो जाएंगे। कुलटा है, कुलधन अटा इसका विच्छेद होगा। अष्टावक्र ऋषि थे, वो 8 स्थान से अपने अंग से वो टेढ़े थे, सीधे अंग वाले नहीं थे। बड़े ज्ञानी ऋषि थे, जनक की सभा में बैठा करते थे। अष्टावक्र, तो अष्ट और वक्र। ये अपवाद क्यों है, ये अपवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ अ है, इधर अ नहीं है, फिर भी हम दीर्घ करके अष्टावक्र लिखते हैं। तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति को संबंधित संधि का अपवाद कहते हैं। तो अष्टवक्र में दीर्घ संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है ये, दीर्घ संधि का अपवाद है। दीर्घ ही चल रहा है अभी, तो अभी दीर्घ ही चल रहा है, दीर्घ का अपवाद है। अष्टादश में देखिए अष्ट शब्द है और 10 शब्द है, तो ये दोनों मिलके जबरदस्ती टब को आ हो रहा है, अष्टादश बन रहा है। तो ये दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने। पहले हमने सरल लिए, फिर कठिन लिए, इसके बाद अपवाद लिया। अब ये जो प्रश्न है कठिन तब बनता है सामान्य में, कठिन में और अपवाद में मिक्सअप कर दें हम। मिक्सअप करके जो प्रश्न बनाएंगे वो सारा प्रश्न आपको कंफ्यूज करने वाला होगा। लेकिन जिस परीक्षार्थी के द्वारा इसे ठीक से याद कर लिया जाएगा, दीर्घ संधि में से कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो मैं आज अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करता हूँ। आप सबको आज के सत्र के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।